सर मेरे को पापा से डिस्कस करना पड़ेगा ये। तो उन्होंने बोला नहीं, आप किसी से डिस्कस नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते आप। मैं एक कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट दे रहा हूँ, हम आपकी हेल्प करेंगे, आप किसी से कुछ डिस्कस नहीं कर सकते, आपको हम डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। स्मार्टफोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने बेशक हमारी जिंदगी को पहले से आसान और मनोरंजक बना दिया है, लेकिन साथ में कई परेशानी बढ़ चली, अपराध बढ़ चले और ठगी भी बढ़ चली है। क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड या कहो ऑनलाइन अपराध का हर मामला पुलिस में दर्ज नहीं होता, इसीलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि दुनिया में हर दिन कितने लोग इस धोखाधड़ी और क्राइम का शिकार बनते हैं। लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड का या कहो ऑनलाइन ठग का, ऑनलाइन क्राइम का एक सच ये भी है जिसका कड़वा घूंट सारी दुनिया पीने के लिए विवश है। और सवाल बन रहा है कि क्या ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर क्राइम को रोका जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। आज का हमारा ये एपिसोड आपके लिए कई मायनों में बेहद जरूरी हो सकता है। आज ये 17 साल की लड़की ऑनलाइन ठगों का शिकार बनी, कल किसी दूसरे की बारी हो, क्योंकि हम सब आखिर है तो ऑनलाइन ही। मेरे को एक कॉल आया कि हम लखनऊ कस्टम ऑफिस से बोल रहे हैं, आपके आधार कार्ड के थ्रू एक पार्सल भेजा जा रहा है कंबोडिया, इसमें कुछ पासपोर्ट्स और कुछ एटीएम कार्ड्स हैं। बेटा आप ना इसको 5:30 बजे से पहले पहले एफआईआर लिखवा लो लखनऊ पुलिस स्टेशन में, नहीं तो आपको कोर्ट में अपीयर होना पड़ेगा। मैं यहीं पे घूम रही थी, मैं मम्मी को बताने आने ही वाली थी, तो तुरंत ही उन्होंने पुलिस पे स्विच कर दिया कॉल। ऑटो जनरेटेड कॉल काइंड ऑफ था, वो स्विच कर दिया। तो मैंने सोचा पहले एफआईआर लिख देते हैं, फिर मैं मम्मी को बता दूंगी। मैं गई, उन्होंने बोला कि बेटा कि डिजिटल एफआईआर ना रिकॉर्डेड होती है, तो उसके लिए आप स्काइप पे मूव हो जाओ। तो मैंने स्काइप ऑन किया, स्काइप पे मूव हुए, मेरे को वो दिख रहे थे पूरे पुलिस ऑफिसर वगैरह सब लोग दिख रहे थे। उन्होंने लिखा कि अच्छा ऐसे ऐसे है, ये है आपके नाम पे, ऐसे ऐसे कंबोडिया जा रहा है। हुआ कैसे, पहले इस केस को समझिए, फिर सारा मामला समझ आ जाएगा। दरअसल ठगों ने फरीदाबाद में रहने वाली 17 साल की लड़की को कॉल करके कहा कि कंबोडिया जा रहे एक पार्सल से उसका आधार नंबर लिंक है और पार्सल में कई फर्जी पासपोर्ट और अन्य कार्ड भी है। लड़की को बताया जाता है कि वो मानव तस्करी के अवैध कारोबार में लिप्त है। ठगों ने उसे जो कॉल किया वो कॉल लखनऊ कस्टम अधिकारी बनकर किया। लड़की डर गई। अब लड़की कुछ सोच पाती उससे पहले ही उसे एक दूसरे नंबर से जोड़ दिया जाता है। बताया जाता है कि उसे पुलिस थाने से जोड़ दिया गया है, आप ऑनलाइन अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकती है। जैसे ही लड़की को वीडियो कॉल के माध्यम से के साथ जोड़ा गया, उसे सामने वर्दी में कई पुलिस अधिकारी नजर आए। लड़की को कहा गया कि वो इस दौरान किसी से बात ना करे, ना ही किसी को इस बारे में बताए। उसका केस अब सीबीआई के पास है और वो डिजिटल अरेस्ट है। हताश, परेशान और निराश लड़की डर गई और 17 दिन तक अपने कमरे में बंद रही। लड़की के इस व्यवहार से उसके परिजनों को लगा कि वो पढ़ाई की तैयारी कर रही है, क्योंकि लड़की को कुछ दिन बाद ही पढ़ाई के लिए बाहर जाना था। ये खेल 17 दिनों तक चलता रहा। बाद में लड़की से जमानत के तौर पर 2.5 लाख रुपए लिए गए, फिर उसकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। 17 दिन बाद कमरे से बाहर आई लड़की ने पूरा मामला अपने परिवार से शेयर किया और इसके बाद थाने में एक रिपोर्ट दर्ज हुई। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह मेरा बच्चा टॉर्चर हुआ है, मेंटली टॉर्चर हुआ है, किसी और का बच्चा ना हो। मुझे शासन, प्रशासन सब पे पूरा विश्वास है, वो हमारी पूरी मदद करेंगे, पर किसी और का बच्चा ऐसे मेंटली टॉर्चर ना हो सकता है कुछ लोग सोचे कि लड़की कम समझदार थी या नाबालिग थी, उसे शिकार बना लिया गया, हम तो समझदार है, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। तो दूसरा मामला भी सुन लीजिए। ये है बॉलीवुड एक्टर आफ्ताब शिवदासानी। पढ़े लिखे हैं, मैच्योर है। पिछले महीने की 8 अक्टूबर की बात है, एक अनजान नंबर से उनके फ़ोन पर एक टेक्स्ट मैसेज आया जिसमें उनसे बैंक से जुड़े केवाईसी यानी नो योर कस्टमर एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बैंक या संस्थान किसी व्यक्ति की पहचान और पते को वेरीफाई करते हैं। तो आफ्ताब को भी ये डिटेल अपडेट करने को कहा गया और केवाईसी अपडेट ना करने की स्थिति में उनका अकाउंट बंद किए जाने की बात भी इस मैसेज में थी, जिसके चलते आफ्ताब ने केवाईसी डिटेल अपडेट करने के लिए दिशा निर्देशों को फॉलो किया और प्रोसेस पूरा होने के बाद उन्हें एक टेक्स्ट मैसेज मिला। उनके अकाउंट से तकरीबन 1.5 लाख रुपए निकाल लिए गए थे। असल में इसी महीने प्राइम टाइम पर एक वेब सीरीज आई है, इसका सीजन 1 है। वेब शो का नाम है हैक क्राइम्स ऑनलाइन। इस शो में यही सब दिखाया गया है कि आज हर कोई स्क्रीन पर है, आज हर किसी का बैंक अकाउंट ऑनलाइन है, उसकी प्रोफाइल सोशल मीडिया पर है। बस यही से हैकर सोशल मीडिया खातों को हैक करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं
और कंपनियों तक के खिलाफ रैंसमवेयर हमले करने जैसे खतरनाक साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं। ये वेब सीरीज बताती है कि लोगों पर हर समय 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। ये शो इस बात पर जोर देता है कि हैकर्स की कोई आयु या सीमा नहीं होती, वह किसी व्यक्ति से पैसे ठगने के लिए कई रणनीतियों का उपयोग करते हैं, यहाँ तक कि किसी को आत्महत्या तक के लिए भी उकसा सकते हैं। इसके अभी 9 एपिसोड आए हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारी नई जानकारी इसमें देखने को मिलेगी। दरअसल ये वेब सीरीज बढ़ते साइबर अपराध और ठगी को ध्यान में रखकर बनाई गई है। आप देखिए कैसे और किन तरीकों से ये लोग अपना शिकार चुनते हैं। दरअसल थोड़े समय पहले की बात है, महाराष्ट्र की एक 48 साल की एक महिला थी, घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। एक दिन अचानक उन्होंने ऑनलाइन दुनिया का सहारा लिया और एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए गूगल पर कुछ सर्च करना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने कई वेबसाइट पर विजिट किया। इसके बाद उन्हें अच्छी नौकरी का ऑफर मिला। ऑनलाइन सर्चिंग के बाद उन्हें जिस जॉब का ऑफर मिला उसमें उन्हें घर पर बैठे यानी वर्क फ्रॉम होम करने को कहा गया। ये एक पार्ट टाइम जॉब थी जिसकी वजह से वो घर पर होम ट्यूशन के काम को जारी रख सकती थी। ये पूरा काम ऑनलाइन था और महिला को बड़ा आसान लगा। ठगों ने महिला को बताया कि इस पार्ट टाइम जॉब में उन्हें कुछ ऑनलाइन लिंक्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें अलग अलग सोशल मीडिया लिंक होंगे। हर एक लिंक पर क्लिक करके कमाई की जा सकती है। इसके लिए उन्हें एक टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट होने के लिए कहा गया। महिला का भरोसा जीतने के लिए साइबर ठगी करने वालों ने पहले 1000 रुपये फिर 1400 रुपये का उन्हें रिटर्न दिया। एक बार भरोसा जीतने के बाद महिला को ज़्यादा लालच दिया। इसके बाद महिला 5 लाख रुपए उनके साथ इन्वेस्ट करने को सहमत हो गई, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के बाद उन्हें कुछ भी रिटर्न नहीं मिला। फिर उन्हें समझ आया कि वो ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गई। ये केवल एक मराठी महिला की बात नहीं है। वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट और सेलिब्रिटी के पोस्ट आदि को लाइक करने के बदले भी कमाई का ऑफर दिया जा रहा है। इस स्कैम के भी कितने ही लोग शिकार हो चुके हैं। ये केवल आम लोगों तक नहीं है। गजब तो ये है कि इस जाल में खुद तकनीकी विशेषज्ञ भी फंस जाते हैं जिन्हें इनकी इसकी महारत हासिल है। दरअसल थोड़े समय पहले बेंगलुरु के 2 तकनीकी विशेषज्ञ इस घोटाले के शिकार हुए। इनको लगभग 95 लाख रुपए का नुकसान हुआ। दोनों ऑनलाइन काम में शामिल थे। फर्जी कंपनियों की ओर से अच्छे ऑफर मिले जिसके तहत उन्हें अतिरिक्त पैसा कमाने का मौका देने का वादा किया गया, लेकिन बाद में 95 लाख रुपए लुटाकर पता चला कि उनके साथ भी ऑनलाइन ठगी हो गई। दरअसल पहले छोटी राशि ली जाती है, मुनाफा बढ़ा दिया जाता है। लालचवश लोग जब बड़ी राशि का निवेश कर लेते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि ज़्यादा रिटर्न के लिए उन्हें और निवेश की ज़रूरत है। इस तरह चक्र चलता रहता है। पीड़ितों को अक्सर बहुत देर में एहसास होता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। जब तक उन्हें ये बात पता चलती है तब तक घोटालेबाज गायब हो जाता है। इस खेल में सबसे बड़ी बात यह होती है कि ऑनलाइन ठगी बहुत तेज़ी से होती है। ये लोग 5-10 मिनट के भीतर आपका पैसा और सारा डाटा चुरा लेते हैं। यहाँ एक खास बात यह भी है कि कई बार देखा जाता है कि वो लोग जिनके अकाउंट खाली होते हैं या फिर उनके अकाउंट में पैसा काफ़ी कम होता है, वो लोग इस बात से लापरवाह रहते हैं। उन्हें लगता है कि जब अकाउंट में पैसा ही नहीं है तो फिर ठगी कहाँ से होगी। तो आप एक बात और जान लीजिए कि आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, क्योंकि साइबर क्राइम इस हद तक आगे बढ़ चुका है कि आपके चंद पैसों के खाते से भी आपको लाखों का चूना लगा जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो आपको बता दें कि ये बात हम हवा में नहीं कह रहे हैं। बीते महीने इसी से जुड़ा एक और मामला सामने आया था। बीते महीने एक ऐसी महिला का मामला सामने आया था जिसके खाते में 0 बैलेंस था, लेकिन उसके साथ हजारों रुपए की धोखाधड़ी हो गई थी। दरअसल इस महिला ने अपने अकाउंट से ट्रेन का टिकट बुक किया था, जिसके बाद किसी कारणवश उसने टिकट कैंसिल कर दिया। जब उसने अपने खाते की जांच की तो पाया कि पैसे वापस नहीं आए, तो महिला ने तुरंत गूगल बाबा से सहायता मांगी। वहां पर दिखाई दे रहे एक नंबर पर फ़ोन घुमा दिया। बस महिला की सबसे बड़ी गलती यही थी। जिसके बाद महिला को एक लिंक भेजा गया, फिर उस लिंक पर क्लिक करने को कहा गया। जैसे ही महिला ने उस लिंक पर क्लिक किया, उधर जालसाजों ने उसके फ़ोन का क्लोन कर लिया और देखते ही देखते महिला के एक दूसरे खाते से करीब 3 लाख रुपए निकाल लिए। इसके बाद महिला के क्रेडिट कार्ड से लाखों का लोन भी लिया गया। ऐसे में महिला को अपने खाली अकाउंट्स की डिटेल देना काफ़ी भारी पड़ गया। अगर आपको लगता है कि ये बहुत कम मामले हैं तो सुनिए, पिछले थोड़े समय में करीब 39% भारतीय परिवार पिछले 3 साल के दौरान ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार बने हैं। लोकल सर्किल की सर्वे में 23% लोगों ने कहा कि वो क्रेडिट और डेबिट कार्ड धोखाधड़ी का शिकार बने। वहीं 13% का कहना है कि उन्हें खरीद बिक्री और वेबसाइट उपयोगकर्ताओं द्वारा धोखा दिया गया।
सर्वे के अनुसार 13% लोगों का कहना था कि वेबसाइट द्वारा उनसे पैसा ले लिया गया लेकिन उत्पाद नहीं भेजा गया। 10% का कहना है कि वे एटीएम कार्ड धोखाधड़ी का शिकार बने। अन्य 10% ने कहा कि उनके साथ बैंक खाते की धोखाधड़ी की गई। वहीं 16% ने बताया कि उनको कुछ अन्य तरीके अपनाकर चूना लगाया गया। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि सर्वे में शामिल 30% परिवारों में से कोई एक सदस्य वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार बना है। वहीं 9% ने कहा कि उनके परिवार के कई सदस्य इस तरह की धोखाधड़ी का शिकार बन चुके हैं। 57% का कहना है कि वो और उनके परिवार का कोई भी सदस्य इस तरह की धोखाधड़ी का शिकार बनने से बच गए। 4% ने इस बारे में स्पष्ट रूप से अपनी राय नहीं बताई। सर्वे में देश के 331 जिलों के 32,000 लोगों की राय ली गई। इसमें 66% पुरुष और 34% महिलाएं शामिल थी। अगर अभी भी आपको लगता है कि ये सब हो गया तो आपको बता दें कि दिसंबर 2021 में देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया था, जिसके बाद डोनेशन मांगा गया था। इसके अलावा बिल गेट्स, जेफ बेजोस, एलन मस्क जैसे बड़े महारथियों तक को हैकर्स ने निशाना बनाया है, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड का दायरा उतना ही बड़ा है जितनी बड़ी हमारी ये पृथ्वी। पैसा चोरी होकर कहाँ गया इसका पता लगाते लगाते एक वक्त ऐसा आता है जब आपको पता चलता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। ऑनलाइन फ्रॉड करने वाला संयुक्त अरब अमीरात में बैठा है या बैठा है अमेरिका में, उसने मोबाइल से पैसे चुराकर वहाँ के किसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए तो वो बैंक वहाँ से कोई मदद नहीं करता, ना ही वहाँ की पुलिस इसमें कोई सहायता करती। यानी अपराधी हमेशा रहेंगे, हम उन्हें पूरी तरह से रोक नहीं सकते, लेकिन उनसे निपटने के तरीकों को बेहतर बनाया जा सकता है या फिर सावधानी बरती जा सकती है। वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।